आज जनरल में ये 2 एंट्रीज हमारी हैं, वैल्यू पेबल पार्सल एंड रिबेट, बीपीपी एंड रिबेट। बीपीपी कई बार लिखा होता है कि रिसीव गुड्स फ्रॉम बीपीपी या परचेज गुड्स और जो आपने की है ऑर्डर बाय बीपीपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पार्सल, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसकी कोई अलग से आप शो नहीं करोगे, बस आप जो आपकी नरेशन है वहां पे आप लिख दोगे कि बीइंग गुड्स परचेज बाय बीपीपी। तो आप एंट्री सेम ही डालोगे, परचेज टू कैश करके, और जितने की अमाउंट होगी उतनी। 2000 है तो 2000। अगर इस पे कोई कैरेज का या कोई और खर्चा हुआ है तो वो इसमें प्लस कर देंगे, उसको शो कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, जैसे 10 रुपीज है, टू कैश 2010। तो ये आपकी सिंपल एंट्री होगी वैल्यू पेबल पार्सल की, ठीक है। नेक्स्ट है रिबेट। अब रिबेट कब होती है? रिबेट तब मिलती है आपको जब आपकी गुड्स पुअर क्वालिटी की होती हैं एंड नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। जो आपने कहा था कि हमें ये गुड्स चाहिए, आपने ऑर्डर किया था, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। अब ये दोनों में ही आपको रिबेट मिलती है, सेल और परचेज में, ठीक है। और ये कैश और क्रेडिट दोनों में होगी आपकी। दूसरा ट्रीटमेंट इसका कब होता है? जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, अगर सेल पे मिली है तो आप सेल में से डिडक्ट करोगे, और परचेज में मिली है तो आप परचेज में से इसको डिडक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एंट्री क्या होगी? अगर सेल की है, सपोज गुड्स सोल्ड टू मोहन विद इन स्टेट फॉर 50,000, 50,000 की आपकी सेल हुई है, प्लस जीएसटी 12%। आफ्टर 3 days मोहन हैज रिपोर्टेड दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स इज वेरी पुअर क्वालिटी की है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द फर्म टू गिव हिम अ रिबेट ऑफ 12,000। अब उसको 12,000 की रिबेट दी है हमने, छूट दी है हमने। ये डिस्काउंट से अलग है। जो हमने कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किया है ना, ये वैसी नहीं है, डिस्काउंट की तरह रिबेट नहीं होती है। तो हमने यहाँ रिबेट में अब क्या किया, टोटल आपकी जो मेन एंट्री है, वेरी फर्स्ट है, वो क्या डली होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये विद इन स्टेट है। अब जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता ना सीजीएसटी और एसजीएसटी, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या करेंगे हम? 50,000 की सेल है, अब सेल है तो कौन सा लगेगा? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, अगर विद इन स्टेट है। अगर आउटसाइड स्टेट है तो हम यहाँ पे टू आईजीएसटी ही लगाते, टू आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, 50,000 का कितने परसेंट हो गया आपका? 6% क्योंकि इंट्रा स्टेट है ना आपकी, ये विद इन स्टेट, तो 6% हमने निकाला। 3,000। अब ऐड कर दो, क्योंकि जो आपकी जीएसटी है वो ऐड होती है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 56,000। अब आपकी सेल है 56,000। अब इसके साथ अब रिबेट का आपका कोई लिंक नहीं है। आप फर्स्ट एंट्री ये डालिए ना, अब आप रिबेट की एंट्री क्या डालोगे? रिबेट अकाउंट डेबिट कितने की थी आपकी? 12,000 की थी, सेल हुई थी, इसीलिए सेल जो है हमारी, उसके साथ हम क्या लिखते हैं? आउटपुट सीजीएसटी। क्लियर? और हमने जो रिटर्न वाला जब टॉपिक किया था, सेल रिटर्न, तो हमने क्या किया था? सेल रिटर्न को डेबिट किया था, उसके साथ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को भी हमने क्या किया था? डेबिट किया था, क्योंकि आपकी गुड्स क्या हो रही है? आपके बिजनेस में वापस आ रही है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वहां पे उनको दिया गया था, मतलब उनसे हमने लिया था, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी सेल के ऊपर लगा है, तो कस्टमर से लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ फिर हमने उसको रिवर्स किया। रिबेट अकाउंट डेबिट कितने का? 12,000। अब ये 12,000 के ऊपर 6% निकालोगे आप, कितना आ गया आपका? 720। तो आपकी एंट्री क्या आएगी? रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कितना आएगा टोटल? 13,440। क्योंकि जब उसने खरीदी थी उस पर्सन ने, कस्टमर ने, तो उसने जीएसटी पे किया था। अब यहाँ पे उसको फिर वो 12,000 की रिबेट है ना, उसमें उसको प्लस होगा, वो जीएसटी उसको मिलेगा वापस। तो इसीलिए जीएसटी पे थी तो जीएसटी पे ही हमने इसको किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है गुड्स परचेज फ्रॉम राम विद इन स्टेट। अब परचेजेस वाला क्वेश्चन है, जब हमने परचेज किया अपने सप्लायर से
1,12% GST है. It was found that goods were poor quality. When it was reported to Ram, he allowed rebate 20,000. उसने 20,000 की रिबेट दे दी क्योंकि पुअर क्वालिटी की गुड्स थी. तो सेम एंट्री क्या पड़ी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट. आप परचेजेस के साथ कौन सा इनपुट CGST SGST आएगा? इनपुट. दोनों को डेबिट करेंगे टू राम्स अकाउंट. कितने की है अब आपकी ये? 1 लाख की. अब इसके ऊपर आपने 1 लाख के ऊपर कितने % लगाना है? 6%. तो आपका आ गया 6,000 और ये आपका आ जाएगा 1,12,000. क्लियर? एंड जब इसकी हमने रिबेट की एंट्री डालनी है तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? अब जब हमने परचेज किया तो हमने इनपुट CGST SGST पे किया ना हमने. यहाँ पे हमने किया परचेजेस पे. तो यहाँ रिबेट के टाइम पे आपको वो होगा कितने का? राम्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST. अब जो आपका 20% है उसके ऊपर 6% कितना आ जाएगा? 1,200 एंड 1,200. तो टोटल जो आपका है वो कितनी हो जाएगी अमाउंट? 22,400. अब ये आपके हो गए हैं VP और रिबेट वाले क्वेश्चन. अब जर्नल में अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री, आपने ऐसे ही नहीं कर देनी है. वो पर्टिकुलर परफॉर्मा आपका जो बताया हुआ है आपने उसको लेके आपने अपनी जर्नल एंट्री करनी है. ये परफॉर्मा आपका, आपने इस परफॉर्मे में उसको बनाना है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास. इसके आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने ना बनाया. ये आपने सीधी एंट्री डाल के छोड़ दी तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे. इसके आपने परफॉर्मा में ही बनानी है. ठीक है? कैसे होगा आपका? डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है? अब जैसे वेरी फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस. जैसे यहाँ पे डेट है March 1 की. ठीक है? तो उसने बोला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000. तो हम एंट्री क्या डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट है ना. डेबिट के सामने यहाँ डेबिट में 50 और यहाँ क्रेडिट के सामने क्रेडिट में 50. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या किया उसने? बीइंग कैश इंट्रोड्यूस या बीइंग कैश बॉट इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर. ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करोगे. आपने यहाँ पे बताना है कि आपने कैश क्या हुआ है यहाँ पे आपका इन बिजनेस. तो ये नरेशन देनी भी कंपलसरी है आपकी. ये आपकी वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई. सेकेंड, जैसे उसने बोला है कि March 5 को परचेज की है गुड्स ₹5,000 की. तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने की? 5,000. बीइंग गुड्स परचेज्ड. तो ये नरेशन होगी. नेक्स्ट, अब एक चीज और ख्याल में रखनी है आपने. परफॉर्मा आपका होना चाहिए. नंबर 2, ये नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है. नंबर 3, March 1, March 5. उसके बाद क्या था? 10, 15, 20. ये एंट्री थी. आपने क्या किया? मुझे तो जी 15 मार्च वाली एंट्री आती है, वो मैं पहले कर लेता हूँ. फिर उसके बाद मुझे 20 वाली आती है, वो करके बाद में 10 वाली. नो क्लास. हमने क्या कहा है? ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है. तो आपने यहाँ पे अगर 10 की एंट्री है मार्च, तो आप पहले 10 की डालोगे, देन March 15 की, देन March 20 की. क्लियर? आप इसकी सीक्वेंस को चेंज नहीं करोगे. डन? उसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या होती है? अब सपोज करो ये चीजें आपको नहीं, ये आपने डालनी है. उसके बाद आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट की नहीं दिया हुआ, आपको डेट नहीं दी हुई है, आपको ओनली 1, 2, 3 दिया है. तो इट्स ओके, आपको ये करने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे 1, 2, 3
बट अगेन जो सीक्वेंस है क्लास वही सीक्वेंस यूज करना। अगर 1 2 3 इस तरह से दिया आप इसके साथ 1 2 3 लिखना, बट ऐसे नहीं है कि आप 2 से पहले 3 का एंट्री कर लो और उसके बाद आप सेकंड एंट्री करो। कोशिश करो जो सिस्टमैटिक उसमें आपको दिया हुआ मैनर में आप उसी को ही फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी एंट्री है बीइंग पेड कैश वेजेस, सॉरी पेड वेजेस एंड रेंट, ठीक है, फॉर रुपीज 5000 और 1000। वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि आपका एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट, स्टेटमेंट क्या होगी, बीइंग वेजेस एंड रेंट पेड। उसके बाद 500, 1000, 1500। तो आपने जर्नल जब भी करना है तो आपने इस तरह से सिस्टमैटिक वे में करना है और आपके मार्क्स कटेंगे। अब क्लास आपको मैंने ये पेपर में किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है वो भी बता दिया। नरेशन भी जरूरी है, इस तरह से परफॉर्मा होना जरूरी है आपका डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट, ठीक है। डन, हमारी एंट्रीज भी हो चुकी हैं। अब आपका मे बी नेक्स्ट आपका टेस्ट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं। उसके लिए अब आप अपना जो अब तक का सिलेबस हो चुका है आप उसको डन कर लो। जितने भी आपकी जर्नल हो चुकी हैं पीछे प्रीवियस हमने चैप्टर कर लिए हैं, आप वो अच्छे से कर लो। अगर आपको कोई डाउट है, आपको मैं पहले भी आपको मैंने ग्रुप में अभी मैसेज डाला था लास्ट उसमें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास उसके लिए रखूंगी। लेकिन आपका बहुत ही रेयर 1-2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया फ्यू का, तो अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी पे ही रखूंगी आपके जर्नल पे और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस पे। अदरवाइज आप इसको अच्छे से करो, अच्छे से देखो, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए सारे और आप टेस्ट अच्छे से दे पाओ। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आपका थ्योरी का ये चैप्टर है जर्नल के बाद जो हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जो आपके यहाँ पे एक वर्ड है GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या होते हैं, रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग ट्रांजैक्शंस। उसके लिए आपके पास जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अ जर्नल रूल और लॉ अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन। आपने किस तरह से एक्शन लेने हैं आगे, उस तरह से आपको गाइड करता है ये। और क्या है ये, जर्नल रूल और लॉ है। अब ये मोस्टली क्या होते हैं, सम बेसिक अजम्पशंस होती हैं और कंडीशंस होती हैं जो आपको दी होती हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, दीज ऑल आर प्रिंसिपल्स, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। वेरी फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो आपका बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग एंटिटी है। यानी कि अगर आपका बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस खत्म नहीं होता, कोई और आके उसको हायर कर लेगा। यानी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस की खुद की एक अपनी एंटिटी है। तो ये वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती हैं। एक बिजनेस में जिस चीज के बिजनेस को आप आगे शो कर रहे हो कि इस बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगी, ना कि उसके बिजनेसमैन को, ठीक है। उसके बाद है बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमने देखा ना वो कैपिटल लेके आता तो उसके कैपिटल पे हम उसको इंटरेस्ट भी देते हैं, तो वो बिजनेस का खर्चा मानते हैं उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको एक क्रेडिटर ही मान के चलते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाता है, क्लियर। सेकेंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वेरी फर्स्ट जब हमने शुरू में किया था, हमने क्या कहा था, मॉनिटरी आइटम्स ही लेते हैं। जैसे गुड्स परचेज ₹20,000, मॉनिटरी है आपकी, गुड्स परचेज किया आपने 20,000 में, यानी कि आपकी वो ट्रांजैक्शंस जो मॉनिटरी टर्म में या मनी में आप नहीं लेते हो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, ओनली मनी मेजरमेंट आपने देखना है, जो मनी
कि टर्म में आप ले सकते हो जिन ट्रांजेक्शन्स को, आप उनको ही लोगे, ठीक है। नॉन मॉनेटरी को आप नहीं लोगे, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्राइक, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इन चीजों को आप इग्नोर करोगे बिजनेस में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। यहाँ पे अब आपको एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 ईयर हमने बता दिया कि 1 साल होगा आपका 1 ईयर। अब वो 1 ईयर आपका पीरियड आपने डिसाइड करना है, जैसे मोस्टली होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका एक अकाउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, या 1 जैन 2019 टू 31 दिसंबर 2019। तो ये आपका 1 ईयर का पीरियड है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड आप लोगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में आपने उसको सेट करना है 12 मंथ यानी कि 1 ईयर में, और वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जैन टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दिस इज कॉस्ट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि जितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स लोगे, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, जितने की वो कॉस्ट है उसके ऊपर लेते हो आप। आपने देखा ना, हमने कहा परचेज गुड्स रुपीज दिस एंड कॉस्ट प्लस, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो भी कॉस्ट के ऊपर कर रही हैं, टीडी निकालना है तो भी कॉस्ट के ऊपर कर रही हैं, कैश डिस्काउंट निकालना है तो भी कॉस्ट के ऊपर, यानी कि आपकी कॉस्ट के ऊपर होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड। अब पूरा साल अगर हमने 1 साल ले लिया, अब वो 1 साल में जो उसकी कॉस्ट है वो स्टेबल रहेगी, हम चेंज नहीं मानेंगे। अब मार्केट में 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद इन्फ्लेशन आया, डिफ्लेशन आया, कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है, हम यहाँ पे चेंज नहीं लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि पूरा साल कॉस्ट सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि नेचुरली आप 1 साल के लिए बना रहे हो, 6 महीने पहले का जो डाटा है वो हिस्टोरिकली होगा, क्योंकि आज तो कोई और कॉस्ट है ना, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल। ना मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, हम कहते हैं कि जैसे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो इनकम आ जाती है, या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेंस, तो यानी कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो मैचिंग कंसेप्ट में आप ये लिखोगे कि ये आपको किसके लिए यूज करते हैं, टू assert it helps in ascertaining the trading result or profit or loss of a business firm। जैसे हमने किया ना कि बैलेंस शीट है, उसमें आपका जो आंसर है वो मैच होना चाहिए एसेट्स का लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ। अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि बैलेंस शीट आपकी सही नहीं है, मतलब उसमें आपने कुछ एंट्री सही नहीं डाली है। या यहाँ पे हम कंसेप्ट ले रहे हैं इनकम का, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका यहाँ रेवेन्यू अगर आपने इनकम फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करोगे, तो आपके इक्वल टू किसके आ जाएंगे, वो इनकम के आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स कॉस्टिंग 20,000 आर सोल्ड फॉर 28,000, इन सच सिचुएशन रेवेन्यू कितने की है, 28,000 के, और इनकम कितने की है आपकी, 8,000 की। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, 28,000 में से 20 आपने माइनस किए तो आपका कितना आ गया, 8। तो आपका मैचिंग है, आपकी जो इनकम है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के इक्वल टू है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल वही जो हमने डबल एंट्री सिस्टम में डबल इफेक्ट किया है कि एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि जब आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल की बात करते हैं हम, दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट, क्योंकि एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्या होगी, क्रेडिट होगी उसकी, ठीक है। इसमें आप लोगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो प्रीवियस है ना आपका ये वाला मैचिंग प्रिंसिपल है जो आपका, इसमें आप इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये एग्जांपल ले सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको प्रीवियस बोली थी, सॉरी, वो इसमें आएगी आपकी ड्यूअल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका ड्यूअल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। आगे जो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन करवाऊंगी ना वो भी सेम ही है। इस तरह से हम एक साइड एसेट्स होते हैं, एक लायबिलिटी, इन दोनों का जो एक
इक्वल है वो आपके इसके इक्वल आएगा एसेट्स के, ठीक है। ये होना कंपलसरी है आपका मैच होना, ठीक है। वो आपका मैचिंग प्रिंसिपल में नहीं है, अब वो आपका है ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल में, जो अभी मैंने आपको एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल की बात की है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है? रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जब आपकी गुड्स बेच दी तो हम मान के चलते हैं कि उसी डेट पे आपको रेवेन्यू हुए हैं, वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट, यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब होगा? जिस डेट को आपने सेल कर दी, आप ये मान के चलोगे कि उसी डेट को आपके रेवेन्यू हुए। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करने के आपके रेवेन्यू कब हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 4,000 एज ऑन 1st January 2020 and we receive payment 4,000 in March 2020, in such situation revenue is recognized in January। आप आपके जो रेवेन्यू है हुए चाहे जैन में थे, पेमेंट चाहे मार्च में मिली, लेकिन जिस दिन सेल हुई उसी दिन के रेवेन्यू हम मान के चलेंगे, चाहे आपको पैसे मिले हैं चाहे आपको पेमेंट नहीं मिली है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप छुपाओगे नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है कि अ मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, इट मींस नथिंग शुड बी हिडन। अकाउंट्स में कुछ भी आप छुपा के नहीं रखोगे, हर चीज को आप डिस्क्लोज करोगे, आप बताओगे। कोई एंट्री है, कोई सेल परचेज जो भी हुई है, ये नहीं है कि टैक्स के से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट कम शो करें और लॉस ज्यादा शो कर दें। तो आप जो भी है आपको सब कुछ वहां पे फुल डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होंगे, जैसे वाउचर्स हो गए या और आपने बनाए हैं, ताकि कोर्ट में इसका प्रूफ भी रख सको। अगर आपने फुल डिस्क्लोजर किया है, आपको लगता है कल को कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आप कोर्ट में उसके एविडेंस के तौर पे उसको पेश भी कर सकते हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो आपका प्रिंसिपल है उसमें उन्होंने बताया है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रेलिवेंट टू द यूजर नीड टू बी डिस्क्लोज। अगर लगती है कि जो यूजर के लिए रेलिवेंट है, यूजर यानी कि जो उसको यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर चाहे वो एक्सटर्नल यूजर, हमने पीछे पढ़े हैं, उनको किसी को भी जो रेलिवेंट है उनके लिए वही हम डिस्क्लोज करेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट में। एंड अनइम्पॉर्टेंट और इररेलिवेंट आइटम्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज। देखो फुल डिस्क्लोजर में तो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आपने सारा डिस्क्लोज करना है, लेकिन मटेरियलिटी का मतलब क्या है? अब किसी को आप जो ट्रांजेक्शन किसी को जरूरत ही नहीं है उसके लिए, जो उसके यूजर्स है इंटरनल और एक्सटर्नल, आप उनको वो शो करी जा रहे हो। अब इन्वेस्टर ने तो ये देखना है कि मैंने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट्स कितने, आप उसको और अदर अपने खर्चे बताई जा रहे हो, उसने क्या लेना आपके खर्चों से? इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए, नेसेसरी नहीं है, तो आप उनको नहीं शो करोगे। यानी कि दोनों को समझो, फुल डिस्क्लोजर यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कुछ भी छुपाओगे नहीं। मटेरियलिटी में जो आपके यूजर्स हैं उनके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप उनको शो करोगे, जो बाकी उनके काम की नहीं है आप उसको हाइड कर सकते हो, आप उसको नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेटिव और प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे होते हैं कि जितने भी आपके पॉसिबल लॉसेस है फ्यूचर में, आपको लगता है कि ये लॉसेस हो सकते हैं, डेट के लॉस बाय फायर, थेफ्ट, या आपके बैड डेट्स क्रिएट हो सकते हैं, ये लॉसेस ही तो है आपके, या डेप्रिसिएशन होती है, बट आप इनको पॉसिबल लॉसेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनके लिए रेडी हो सकते हो, बट डोंट प्रिडिक्ट द प्रॉफिट्स। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को फ्यूचर में 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि आप प्रॉफिट के लिए नहीं फ्यूचर में वो देखोगे कि फ्यूचर में इतना होगा, उसके लिए आप रेडी रहो। आप रेडी रहोगे अपने लॉसेस के लिए, क्योंकि एक गुड बिजनेसमैन कौन है? जो रिस्क सबसे ज्यादा लेता है, जो जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है वो बिजनेस ज्यादा अच्छे चलता है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि क्या होगा कल को, तो हम क्यों ना उस पर जोर दें कि हमारे लॉसेस कम से कम हो, है ना। अगर लॉसेस कम से कम होंगे प्रॉफिट तो अपने आप ही होगा, लेकिन हम इसके लिए भागे कि प्रॉफिट ज्यादा हो, और उधर दूसरी साइड क्या हो रहा है? लॉसेस ज्यादा हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा? बिजनेस प्रॉफिट नहीं ले रहा, बिजनेस लॉसेस ले रहा है ज्यादा।
तो स्ट्रेस किस पे देना, रेडी किस पे रहना आपने, लॉसेस के ऊपर, कि लॉसेस को हम कम से कम करें, जो भी उसके चांसेस है लॉसेस के उनको कम करें, ताकि लॉसेस हमारे ज्यादा ना हो, प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा उसमें। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं जिनमें उन्होंने ये बताया है कि आप इनको मान के चलोगे, ये आपके लिए जर्नल रूल्स हैं जो आपने अडॉप्ट करने हैं जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, और इसको आप बेसिक अजम्पशंस भी कह सकते हो। तो ये आपको पेपर में थ्योरी में आ सकती है, जैसे आपको आ सकता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताओ, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो, या इनमें से कोई भी 3 प्रिंसिपल्स आपको आ सकते हैं, या आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है मीनिंग और पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस प्रिंसिपल में क्वेश्चंस आते हैं। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।